used. Amount of Na2CO3 used. Amount Na2CO3 का यूज होगा used if क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट है फिनोक्सिलिन इज यूज्ड एज इंडिकेटर। अगर हम फिनोक्सिलिन का इंडिकेटर में यूज करें, फिनोक्सिलिन यूज्ड एज इंडिकेटर, यूज्ड एज इंडिकेटर, ठीक है। सेकंड में देते हैं मिथाइल ऑरेंज इज यूज्ड एज इंडिकेटर। अगर हम मिथाइल ऑरेंज का यूज्ड एज इंडिकेटर, अगर मिथाइल ऑरेंज का यूज कर रहे हैं तो हमको बताना है कि एंड पॉइंट के समय अगर 100 ml ऑफ 0.1 एसपीएल को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो Na2CO2 का कितना अमाउंट आएगा अगर हमने फिनोक्सिलिन यूज किया इंडिकेटर पर, या फिर अगर मिथाइल ऑरेंज यूज किया इंडिकेटर में तब कितना लगेगा, दोनों में सेम लगेगा या डिफरेंट लगेगा, एक्चुअल कॉन्सेप्ट होगा क्या इस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट में। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है तुम्हारा कि ये है तुम्हारा ये कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क में हमने 100 ml ऑफ 0.1 मोलर एसपीएल लिया है और इसमें हम क्या किए, फिनोक्सिलिन इंडिकेटर डाल दिया है और इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट से, Na2CO3 से, ठीक है। अब Na2CO3 जब होगा तो Na2CO3 रिएक्शन कैसे करेगा, Na2CO3 प्लस HCl रिएक्शन करेगा, बेस और एसिड में रिएक्शन होगा, ठीक है। तो एक तो कंडीशन है कि दोनों का दोनों Na चला जाए Cl के साथ और इसके साथ क्या आता है H2CO3, तो हम एज्यूम करते हैं कि दोनों का दोनों सोडियम क्लोरीन से कंबाइन करके बन गया है 2NaCl, ठीक है। एक ये रिएक्शन पॉसिबल है, तो ये क्या बनेगा, अनदर कंपाउंड H2CO3। तो Na2CO3 अगर 2 मोल HCl से कंबाइन करता है तो इससे बनेगा तुम्हारा NaCl 2 टाइम और प्लस H2CO3, ये बना है। अब ये कैसा है तुम्हारा, NaCl का सॉल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल। अरे क्यों होता है, क्योंकि वाटर में क्या बनेगा, NaOH और HCl, और NaOH और HCl बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों प्रेजेंट हो तो ये न्यूट्रल होगा। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, इसमें तो कुछ भी नहीं, मतलब ये क्या, एसिड। तो फाइनल सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा होता है, एसिडिक, ठीक है। ये एसिडिक इस तरह का कंडीशन होगा, NaCl प्लस H2CO3 ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन, ये हम बता सकते हैं। अगर ये रहे तब सपोज करो अगर Na2CO3 अगर 2 मोल HCl के जगह 1 मोल HCl से कंबाइन करें तब ये क्या बनेगा, तब बनेगा तुम्हारा Na, अगर 1 मोल HCl देने मतलब एक ही NaCl बन रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा, बचेगा क्या, NaHCO3, ये बचेगा NaCl प्लस NaHCO3, मतलब आउट ऑफ 2 सोडियम 1 सोडियम रिएक्ट NaCl इससे वैसे और एक NaCl बन रहा है, तो ये तो सब न्यूट्रल था, ठीक है। और ये क्या था तुम्हारा NaOH प्लस H2CO3, इस तरह में स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन है, बेस, NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, H2CO3 इज वीक एसिड। इसका मतलब ये जो होगा ये इसका तो कोई मतलब नहीं है, और ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक, क्योंकि यहाँ पे NaOH और H2CO3 से बना हुआ है वाटर में जाने के बाद, और इसमें ये स्ट्रॉन्ग है, यानी कि फाइनल सॉल्यूशन बेसिक होगा। तो Na2CO3 अगर दोनों का दोनों सोडियम रिलीज करता है, NaCl बनाता है, तो सॉल्यूशन एसिडिक होता है। और Na2CO3 वही Na2CO3 अगर एक ही सोडियम देता है और एक Na अपने पास रखता है तो उसमें सॉल्यूशन बेसिक होता है, ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि इंडिकेटर एसिडिक मीडियम, तो इसका मीडियम कैसा होता है, एसिडिक। एसिडिक मीडियम में कैसा इंडिकेटर यूज करते हैं, तो एसिडिक मीडियम में बच्चों यूज करते हैं बेसिक इंडिकेटर, वीक बेस, मतलब यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज इसको टाइट्रेट करेगा। और बेसिक मीडियम में कौन करते हैं, एसिडिक इंडिकेटर, मतलब फिनोक्सिलिन, तो फिनोक्सिलिन इसके एंड पॉइंट को देगा, ठीक है। तो अगर फिनोक्सिलिन का यूज कर रहे हैं तो इस तरह का रिएक्शन होगा, और अगर मिथाइल ऑरेंज का यूज कर रहे हैं तो इस तरह का रिएक्शन होगा। कहने का मतलब है कि फिनोक्सिलिन अगर लीजिएगा तो Na2 का आउट ऑफ 2 सोडियम 1 सोडियम रिएक्शन करके आगे बढ़ेगा,
ठीक है। और Na2CO से अगर मिथाइल ऑरेंज का यूज करेंगे इंडिकेटर में, तो एंड पॉइंट आएगा तब तक दोनों सोडियम रिलीज आउट हो चुका रहेगा NaCl के फॉर्म में, और ये बन चुका बनेगा। तो मिथाइल ऑरेंज में ये कंडीशन और फिनोक्सिल में ये कंडीशन। इसका मतलब मिथाइल ऑरेंज अगर लेंगे तो इसका जो एन फैक्टर आएगा, इसका एन फैक्टर अगर मिथाइल ऑरेंज रखते हैं तो एन फैक्टर कितना आएगा, दैट इज 2, क्योंकि दोनों सोडियम पार्टिसिपेट कर रहा है, निकालेंगे तो वही 2 आएगा। इसका अगर देखते हैं तो इसमें एक सोडियम अभी भी प्रेजेंट है, यानी कि इस केस में एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 1। ये डिफरेंस है बेसिकली कि मिथाइल ऑरेंज अगर रहे क्वेश्चन में, कि अगर आपने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज किया तो Na2CO3 को टाइट्रेट कर रहे हैं आप HCl से, तो Na2CO3 का दोनों सोडियम रिलीज करने वाला आपका रिएक्शन होगा और एन 2 होगा सोडियम कार्बोनेट का। और अगर फिनोक्सिल यूज करेंगे तो उस केस में एन फैक्टर क्या होगा, 1, क्योंकि एक सोडियम रहेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा वो दूसरी बात है, लेकिन यहां तक आपका फिनोक्सिल वर्क करेगा। अब देखिए इसमें न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 100 ml ऑफ 0.1 HCl, फर्स्ट क्वेश्चन ए। अब देखेंगे ये तो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इसको लगाते हैं कॉन्सेप्ट पे। अब क्वेश्चन में 1 करते हैं, ए को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए में क्या है, फिनोक्सिल अगर इंडिकेटर की तरह यूज करें, मतलब क्या, ये वाला मतलब टोटल नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, ऐसे ही होगा ना, टोटल नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू क्या, टोटल नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, ठीक है। अब मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 कितना होगा, तो इसमें एन फैक्टर 1 है, एन फैक्टर 1 है, इसका मतलब हमको वेट निकालना है, अमाउंट। तो इसका मतलब क्या होगा, x/e, और ई का मतलब Na2CO3 का हम फाइंड करेंगे तो 46 + 12 + 48, तो ये आपको 106, 106 मोलर मास, और डिवाइड बाय एन फैक्टर, अगर फिनोक्सिल दिया तो एन फैक्टर कितना है, 1, तो 106/1 और इनटू 1000 इज इक्वल टू एन, वही 1 है, 0.1 इंटू 100, और इसको सॉल्व करके एक्स निकालना, ठीक है। तो ये 0 0 कैंसिल, ये कंडीशन ये हो गया, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10.6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 1.06 ग्राम। तो फर्स्ट का आंसर जो आएगा, अगर फिनोक्सिल लीजिएगा तो Na2CO3 जो कंज्यूम होगा वो 1.06 ग्राम फॉर दिस न्यूट्रलाइजेशन। सिमिलरली अगर हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर दे, मिथाइल ऑरेंज में आंसर कितना रहा है, 2। इसका मतलब क्या हो देंगे, अब की बार अगर मिथाइल ऑरेंज देंगे तो x/106/2 और इंटू 1000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1 और इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आएगा, 83, ये कैंसिल होकर 83 आ गया, और ये 0 0 कैंसिल, यानी कि ये हो जाएगा हैंस x इक्वल टू 0.83। तो इंडिकेटर के अकॉर्डिंगली अगर Na2CO3 का स्पेशल केस होगा, Na2CO3 अगर लेंगे तो इस तरह से रिएक्शन करेगा। अगर फिनोक्सिल लेंगे तो अगर आप फिनोक्सिल इंडिकेटर लीजिएगा तो सोडियम कार्बोनेट का 1.06 ग्राम कंज्यूम्ड होगा, उसको रिटायर कर देंगे, ठीक है। और अगर फिनोक्सिल ये मिथाइल ऑरेंज लेंगे तो 0.83 ग्राम रीडिंग आएगा, जो रीडिंग आएगा यूटिलाइजेशन में, जो एंड पॉइंट जब अपीयर होगा उसमें कैंसर ये होगा। ये मैंने ऐसे ही क्वेश्चन उठाया है, लेकिन इसका यूज मेनली डबल टाइट्रेशन में होगा, तो डबल इंडिकेटर या सेपरेट डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन, या फिर आपका कंटिन्यूस डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन, उस तरह में इसका यूज आपको बेहतरीन दिखेगा। इसमें फिनोक्सिल और मिथाइल ऑरेंज का हम यूज करते हैं। तो दोनों में बेसिक फर्क यही है कि अगर मिथाइल ऑरेंज रहे तो उस समय Na2CO3 का दोनों एन जाएगा, ठीक है। और अगर ये रहे फिनोक्सिल इंडिकेटर तो एंड पॉइंट तक Na2CO3 से यहीं तक आएगा, तो एंड पॉइंट दे देगा वो। तो हम लोगों को एंड पॉइंट तक पता करना है कि कितना है, कि क्या कंडीशन हो रहा है, वो करना है। अब इसको दोनों को मिलाएंगे, Na2CO3 दोनों को, तब देखो कैसे होता है। ठीक है, ऊपर में जाना।
पूरी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल होता है डबल टाइट्रेशन। ठीक है, ये देखना, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। ये कंडीशन स्टार्ट हो रहा है डबल टाइट्रेशन में। ठीक है, डबल टाइट्रेशन। तो डबल टाइट्रेशन में हम जो यूज करेंगे अलग अलग, मतलब पहली बार अलग अलग टाइट्रेशन करेंगे। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट होगा सेपरेट डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन। सेपरेट सेपरेट डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन, मतलब 2 बार हम इंडिकेटर देंगे। सेपरेट डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन, और एक बार देंगे कंटिन्यूअस। ठीक है, सेपरेट डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन। क्वेश्चन लिखते हैं इसको समझने के लिए। सॉल्यूशन कंटेन a solution contains Na2CO3 and NaSO3। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 25 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, 25 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का 25 ml। ठीक है, रिक्वायर्ड 5 ml 5 ml of 0.1 normal HCl with phenolphthalein with HCl, मतलब phenolphthalein। ना, फिर बोल रहा है द टाइट्रेशन वाज रिपीटेड, द टाइट्रेशन वाज रिपीटेड with same volume of the solution, same volume of the solution, but with methyl orange, लेकिन मिथाइल ऑरेंज के साथ उसको लेते हैं एज इंडिकेटर, then 12.5 ml of 0.1 normal HCl was required। then find the amount of, निकालना है the amount of Na2CO3 and NaSCO3, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का अमाउंट निकालना इन द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का अमाउंट कितना है। एक सॉल्यूशन है जिसमें Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों हैं, बोथ आर प्रेजेंट। फिर बोल रहा है कि 25 ml अगर उस सॉल्यूशन का लेते हैं तो 5 ml 0.1 नॉर्मल HCl की नीड होती है। लेकिन अगर इंडिकेटर दे फिनॉक्सिलिन पर, फिर बोलता है कि टाइट्रेशन को फिर से रिपीट करेंगे, और फिर बोला है कि 25 ml फिर से सॉल्यूशन का लिया अभी सॉल्यूशन। लेकिन अगर इंडिकेटर हम मिथाइल ऑरेंज दे देते हैं तब जो HCl लगता है वो लगता है 12.5 ml HCl लगता है। तो हमको बता रहा है कि उस सॉल्यूशन में Na2CO3 और NaSCO3 कितने हैं, सोडियम कार्बोनेट कितना है और सोडियम बाइकार्बोनेट कितना है। ठीक है, ये पता करना। उसमें सोडियम कार्बोनेट कितना है, सोडियम बाइकार्बोनेट कितने हैं, ये हमको पता करना। देखो कैसे करें। तो इसमें 2 बेस का मिक्सचर है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है,
और इसका हमने वॉल्यूम जो लिया है वो कितना लिया है 25 ml। मतलब एक बीकर है, तो ध्यान से देखिएगा, तो Na2CO3 NaCO3 का 25 ml लेके तो एक बीकर लेते हैं, सही है। बीकर में क्या है, तो 25 ml सॉल्यूशन दिया, 25 ml सॉल्यूशन। इसके अंदर दो चीज का मिक्सचर है। पहला जो मिक्सचर है वो क्या है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और दूसरा जो सॉल्ट है वो है तुम्हारा NaHCO3 सेकंड सॉल्ट, 25 ml दिया गया है। अगर यहाँ पे फिनोक्सिलीन लेते हैं, ठीक है, फिनोक्सिलीन को कर दिया HCH से इंडिकेट। अगर हम फिनोक्सिलीन इंडिकेटर लिया, ये 7 इंडिकेटर देते हैं, तब हमको लगा है 5 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl, इसका यूज कर गया, इसको कंज्यूम कर गया है, ठीक है। अब ये बताइए कि फिनोक्सिलीन अगर इंडिकेटर देंगे तो किस तरह का रिएक्शन इस एसिड बेस में होगा, कौन सा? हाँ, Na2CO3 या NaCO3, तो Na2CO3 रिएक्शन करेगा। हाँ, क्यों? जिसमें 2 Na है वो निकालेगा। अगर तुम HCl को देखते हो तो सपोज ये है Na2CO3 और प्लस HCl, ठीक है। तो अगर फिनोक्सिलीन ले तो मीडियम कैसा होना चाहिए, बेसिक, मतलब एक NaCl तो निकलेगा का और दूसरा Na इसके अंदर रहेगा, दैट इज NaHCO3 के फॉर्म में, और तब मीडियम हो जाएगा बेसिक, ठीक है। Na2CO3 रिएक्शन इस तरह से करेगा। दूसरा बात है NaHCO3 ये करेगा कि नहीं, ये देखो तो, अगर NaHCO3 प्लस HCl देते हैं तो ये क्या बनेगा, NaCl और प्लस H2CO3, तो ये मीडियम कैसा रहेगा, ये न्यूट्रल है, एसिडिक, तो न्यूट्रल एसिडिक है, यानी कि इसके साथ फिनोक्सिलीन कुछ भी नहीं करेगा। इसका मतलब है केवल ये रिएक्शन होगा और कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, ये वाला रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो मिक्सचर में दोनों है, सोडियम कार्बोनेट भी है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी है, और अगर तुमने फिनोक्सिलीन इंडिकेटर दिया है तो फिनोक्सिलीन केवल Na2CO3 से रिएक्शन करेगा, Na2CO3 HCl से रिएक्शन करके वो एंड पॉइंट को देगा, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट का किसी तरह का कुछ भी नहीं आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे मिक्सचर में पड़ा है, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मीली इक्विवेलेंट, टोटल नंबर ऑफ मीली इक्विवेलेंट ऑफ क्या, Na2CO3 विल बी इक्वल टू क्या देंगे, टोटल नंबर ऑफ मीली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, टोटल नंबर ऑफ मीली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, ये दे देंगे। अब इसको जब यूज करेंगे तो कितना होगा, तो ये करना है आपको F/E और इंटू 1000 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, N इंटू V, सही है ना, X/1000 इज इक्वल टू N इंटू V। अब इसको जब लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, X हमको निकालना है, इसमें वेट लगाना है, तो Na2CO से अभी देखा था आपने 46 प्लस 12 प्लस 48, ठीक है, तो यह था 106, लेकिन इक्विवेलेंट n फैक्टर कितना होगा 1, तो 106/1 X/E और इंटू 1000 इज इक्वल टू n कितना है, तो n है 0.1 और v कितना है 5, इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करिएगा कितना आएगा, x इक्वल टू 0.1 और इंटू 5 और इंटू 106 और डिवाइड बाय 1000, ये ग्राम आपका आएगा, इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट, ठीक है। Na2CO3 प्रेजेंट है, ये निकल गया। अब गौर कीजिएगा कि इस क्वेश्चन में इसका अमाउंट नहीं दिया है, टोटल अमाउंट, अरे ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम में दोनों प्रेजेंट है, थोड़ा सा Na2CO3 डाला है, थोड़ा NaCO3 डाला है। तो फिनोक्सिलीन से जब कैल्कुलेशन करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि इस सॉल्यूशन में सोडियम कार्बोनेट कितना ग्राम डाला गया था, लेकिन अभी भी हमको ये नहीं पता चलेगा कि उसमें NaCO3 कितना है, तुमको टोटल अमाउंट दिया रहेगा, तो 10 ग्राम बता था ना, इससे ये माइनस करते, यहाँ पे ग्राम ग्राम नहीं है, सीधे से वॉल्यूम है, मतलब इतने में दोनों मिलाया हुआ है। तो पहली बार जब फिनोक्सिलीन जाके हम करेंगे तो उसमें जो रीडिंग आया था उस रीडिंग से हम केवल Na2CO3 है वो कितना है वो निकाल सकते हैं, तो Na2CO3 कितना आ गया है, ठीक है। अभी हमको सोडियम बाइकार्बोनेट भी निकालना है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का यूज करेंगे। यहाँ तक में किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा, तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये हम इसको हटाएंगे, ठीक है। तो अगर हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर में तब क्या बनेगा, तब क्या हालात होगा,
ठीक है, तो यहाँ पे एक्स निकाल दिया। अगर तुम मिथाइल ऑरेंज लेंगे तब किस तरह का रिएक्शन होगा, सब देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर मिथाइल ऑरेंज ले, राइट, तो यहाँ पे लिया मिथाइल ऑरेंज, बाकी 25 ml फिर से लिया, repeated with the same volume of the solution but with methyl orange as indicator। मतलब हमने लिया मिथाइल ऑरेंज MEOH इंडिकेटर, ठीक है, MEOH इंडिकेटर दे रहे हैं। तो इसका कितना लग रहा है, तो उस समय लग रहा है 12.5 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl, ये लग रहा है। और अब हमको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो बेसिक इंडिकेटर है, इसका मतलब है ये जो वर्क करेगा वो एसिडिक, मतलब उसमें जो रिजल्टिंग एसिडिक होगा उसमें ये वर्क करेगा। देखते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट पहला है Na2CO3 प्लस HCl, तो ये अगर दोनों का दोनों दे दे, दोनों का दोनों Na अगर NaCl बना दे, ये तो न्यूट्रल हो गया, प्लस क्या होगा H2CO3, और इसका मतलब है ये जो आएगा ये कैसा है एसिडिक, यानी कि यहाँ पे कैसा होगा मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। दूसरी बात देखते हैं NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl, तो इससे भी क्या बनेगा NaCl बना, और प्लस H2CO3 इससे भी बना, और ये भी कैसा रहा एसिडिक। मतलब क्या मिथाइल ऑरेंज अगर डाल के हम जब टाइट्रेट करेंगे तो Na2CO3 से भी HCl रिएक्शन करेगा, लेकिन अब की बार N फैक्टर होगा 2, और उसी समय सोडियम बाइकार्बोनेट से भी रिएक्शन करेगा और उसमें N फैक्टर होगा 1, एक ही एन जा रहा है ना, N फैक्टर 1, राइट, लेकिन दोनों से रिएक्शन करेगा। तो जबकि पहले वाले केस में केवल Na2CO3 से रिएक्शन कर रहा था, अब इस दोनों से रिएक्शन करेगा। अगर दोनों से रिएक्शन करेगा इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मिलीकरंट ऑफ Na2CO3 प्लस टोटल नंबर ऑफ मिलीकरंट ऑफ सोडियम, यहाँ से क्या, प्लस टोटल नंबर ऑफ मिलीकरंट ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ कौन सा है सोडियम बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मिलीकरंट ऑफ एसिड, टोटल नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, ठीक है, दोनों करेगा। अब यहाँ पे क्या डालेंगे आप, तो यहाँ पे डालेंगे हम x/e into 1000, तो x/e का मतलब कितना, तो e का मतलब जो होगा तो ये 106 नॉर्मल डिवाइड बाय, अब की बार n फैक्टर 2 x/e और इंटू 1000, ये आ जाएगा फर्स्ट फॉर्मेट, प्लस इसका कितना देंगे, इसका देंगे सपोज y ग्राम इसमें था, ये x ग्राम और ये y ग्राम, तो y डिवाइडेड बाय सोडियम बाइकार्बोनेट से निकालेंगे कितना आएगा 23 प्लस 1 और प्लस आपका 12 प्लस 48, तो ये आ जाएगा 84 एन फैक्टर 1, तो 84/1 और इंटू 1000, ठीक है। ये सेकंड का नंबर ऑफ मिलीकरंट इज इक्वल टू n इंटू वी कितना होगा, तो 0.1 और इंटू 12.5, ठीक है। तो पहले वाले इक्वेशन से हमने x निकाल लिया था, उस x को यहाँ डाल देंगे और यहाँ से एक अननोन रहेगा y, और y को फाइंड कर लेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 प्रीवियस, फ्रॉम प्रीवियस डाटा, प्रीवियस कैलकुलेशन, ठीक है, एंड देन फाइंड वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो फर्स्ट केस में जो इस तरह से अगर कोई भी सॉल्यूशन, अगर हम कोई भी मतलब अगर 100 ml ले लिया, उसमें एक साथ दो सॉल्ट मिला दिया, Na2CO3 मिला दिया, NaSO3 मिला दिया, अब आपको तब पूछा कि बताओ Na2CO3 कितना है, NaSO3 कितना है, कैसे पता करेंगे, तो डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन से करके सेपरेट दो बार सेपरेट डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन का यूज करके। तो पहली बार क्या करेंगे, उसमें फिनोक्सिलिन डाल के टाइट्रेट कर देंगे, और फिर दूसरी बार फिर अनदर वॉल्यूम देंगे और उसमें हम मिथाइल ऑरेंज डाल के टाइट्रेट करेंगे। तो दो बार जब टाइट्रेट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितना Na2CO3 डाला गया था और कितना NaSCO3 डाला गया था। तो अगर सॉल्यूशन के अंदर एक ही कंपाउंड रहे, एक ही सॉल्ट रहे, एक ही एसिड बेस या सॉल्ट रहे, तब हम सिंपल टाइट्रेशन निकालते हैं। लेकिन अगर उसी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपाउंड को मिक्स कर दिया, दो एसिड को, दो बेस को, या फिर दो सॉल्ट को इस तरह से मिक्स करता चला गया और तब तुमसे पूछे, तो हम लोग डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन इस तरह से फॉर्मेट का यूज करेंगे।
तो डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन का यूज, सेपरेट डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन का यूज हम तब करेंगे जब एक साथ एक ही सॉल्यूशन में दोनों कंपाउंड को मिक्स किया गया। ठीक है, दो अलग अलग सैंपल बना के हमने 25 ml, 20 मतलब 50 ml कंज्यूम होगा। तो पहली बार में 25 ml लेंगे और दूसरी बार में फिर से 25 ml को फिर से दूसरा इंडिकेटर डाल के हम टाइट्रेट करेंगे, ये बोला जा रहा है। इसका सिग्निफिकेंस यही है, राइट ना। नेक्स्ट, ये तो था कि दो बार हमने डिफरेंट वॉल्यूम को लिया तब टाइट्रेट किया, मिथाइल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन डाल के। अब अगर एक ही मेरे पास केवल 25 ml है और उसी में दो बार दोनों इंडिकेटर का यूज अगर करना चाहे तब कैसे कर सकते हैं? तब भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन। दैट टर्म इज नोन एज कंटिन्यूअस डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन। ठीक है, तो उसमें हेडिंग देंगे कंटिन्यूअस। तो हेडिंग बनाते हैं कंटिन्यूअस डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन। मतलब कंटिन्यूअसली हम यूज करेंगे। तो इसको देखेंगे, a solution contains इस सॉल्यूशन में Na2CO3 और NaSCO3 दोनों है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों। तो इसका बोले 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, हमने 10 ml सॉल्यूशन दिया ऑफ दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का 10 ml ले लिया। रिक्वायर्ड 2.5 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 for neutralization using phenolphthalein indicator. Using phenolphthalein indicator. Using phenolphthalein indicator. उसके बाद है if then methyl orange is added. Then methyl orange. उसके बाद क्या हो रहा है? मिथाइल ऑरेंज को ऐड कर रहे हैं। मिथाइल ऑरेंज इज एडेड। ठीक है, देन फर्दर 2.5 ml of 0.2 molar H2SO4 was required. Then find निकालना है amount of Na2CO3 and NaSCO3 in the mixture. ठीक है, मतलब एक सॉल्यूशन में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, अगर 10 ml इस सॉल्यूशन का ले और फिनोल्फथलीन इंडिकेटर पर डाल दिया तो 2.5 ml 0.1 मोलर H2SO4 का लगा, एंड पॉइंट दे दिया। फिर उसमें मिथाइल ऑरेंज डाल दिया, तब फिर से 2.5 ml फिर से लगा उसके एंड पॉइंट में वो आने में। तो हमको बताना है कि Na2CO3 NaSCO3 कितना था इस मिक्सचर के अंदर। ठीक है, मतलब हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक पॉलिटिकल फास्ट दिया गया है और इसमें ये 10 ml सॉल्यूशन दे दिया गया इसका मिक्सचर, और यहाँ से हम H2SO4 डालते जा रहे हैं। ठीक है, H2SO4 कितना है? तो H2SO4 0.1 मोलर H2SO4 का सॉल्यूशन है और उसको टाइट्रेट करते जा रहे हैं।
पहली बार जब फिनोक्सेन दिया तो इतना लगा, ठीक है, और फिर मिथाइल ऑरेंज जब डाल दिया इसी में, तब फिर से लगा इतना। तो बताना है कि यहाँ पे Na2CO3 NaCO3 कितना था, ठीक है। ये तो अपना प्रैक्टिकल का टर्म हो गया कि हम किस तरह से प्रैक्टिकल कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या होगा देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे जो यूज करेंगे तो यहाँ दोनों टर्म है, मतलब क्या, ये मिक्सचर है बीकर में, मतलब कोनिकल फ्लास्क में दोनों चीज का, Na2CO3 भी है, दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट भी है, दोनों 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 सब्सटेंस का मिक्सचर है, सोडियम कार्बोनेट का भी, सोडियम बाइकार्बोनेट का भी। ये जो मिक्सचर है वो 10 ml दिया गया है, 10 ml, ठीक है, 10 ml का मिक्सचर दिया गया है, राइट। अब जो है इसको कर रहे हैं 2.5 ml, अगर फिनोक्सिलिन इंडिकेटर देते हैं, HPH इंडिकेटर, ठीक है, अगर फिनोक्सिलिन लेते हैं तो कितना लगा, तो 2.5 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 ये लग रहा है, ठीक है, अगर फिनोक्सिलिन इंडिकेटर देता, राइट। अब जब फिनोक्सिलिन जब टाइट्रेट करेगा तो गौर करना, तो 2 Na में केवल एक Na जाता है, तो लिख देते साहब, ये बना क्या, NaSCO3, एक Na चला गया और बन गया है NaSCO3। ये जो NaSCO3 बनेगा वो नया वाला है, न्यू, यहां से यहां, जो इससे बना NaSCO3 वो है, जब टाइट्रेशन कंप्लीट होगा तब। दूसरा ये NaSCO3 पड़ा रहेगा, NaSCO3 ओल्ड ये पड़ा हुआ है, ठीक है, ये दोनों रहेंगे। फिर क्या किए, अब हम फिर से लेंगे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, MEOH इंडिकेटर दे दिया, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर दे दिया, ठीक है, तब ये कितना लगा, तब अब दोनों को करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, तो तब फिर से लगा 2.5 ml 0.1 मोलर क्या H2SO4 फिर से लगा है। अब हमको बताना है कि कितना इसमें Na2CO3 है, कितना NaSCO3 है, ठीक है, इस तरह से बताना है। तो पहली बार में आपको तो पता ही है कि फर्स्ट टाइम में अगर फिनोक्सिलिन लेंगे तो केवल Na2CO3 टाइट्रेट करेगा, जिसको हम बोल देते हैं स्टेप 1, ठीक है, इसको बोल दिया स्टेप 1, साहब ये स्टेप 1 है और ये है तुम्हारा स्टेप 2, ठीक है। अब यहाँ पे देते हैं इन स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप में जब फिनोक्सिलिन लेते हैं इंडिकेटर, तो उसमें क्या होगा, टोटल नंबर केवल Na2CO3 करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या H2SO4, ये दोनों रहेंगे, ठीक है। अब इसको देखो, ग्राम में लेना है, हम एज्यूम करते हैं ये x ग्राम है और यहाँ पे ये कितना है y ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा x बाई ई का मतलब क्या 106 बाय 1, क्योंकि एक ही Na जा रहा है, इंटू 1000 इज इक्वल टू, ये कितना देंगे n इंटू बी, तो ये तो वही होगा 0.2, बिकॉज n फैक्टर 2, तो नॉर्मलिटी 0.1 इंटू 2 और इंटू 2.5, ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे और x निकाल लेंगे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 0.2 और इंटू क्या 2.5 और इंटू 106 और डिवाइड बाय 1000, ठीक है, इतने ग्राम x आ जाएगा, मतलब ये हमको निकल जाएगा कि Na2CO3 कितना था फर्स्ट स्टेज पे, राइट। तो Na2CO3 का अमाउंट कितना है वो हमने फर्स्ट स्टेज से निकाल लिया, पहले वाले स्टेज से, फिर आप का यूज करके सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, राइट। सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप में यहां से यहां जब आगे बढ़ेगा तो अब यहां से फिर क्या बनेगा, तुम्हारा NaSCO3 से दूसरा Na भी जाएगा और बाद में NaCl plus H2CO3, NaCl plus H2CO3 दोनों कंज्यूम होगा, तो हम बोल सकते हैं कि नया NaSCO3 का टोटल नंबर ऑफ मिलीक्यूरेंट प्लस ओल्ड NaSCO3 का टोटल नंबर ऑफ मिलीक्यूरेंट जो यहाँ का है। अब गौर करना, जितना मिलीक्यूरेंट यहाँ इसका होगा उतना ही मिलीक्यूरेंट इसका होगा, ये वाला दोनों सेम होगा, ये दोनों सेम होगा, मतलब अगर रिएक्शन को देखें तो ये कैसा हो रहा है Na2CO3 प्लस H2SO4 और इससे क्या बन रहा है तुम्हारा NaSCO3 और प्लस स्टेप 1 का ही ये रिएक्शन और प्लस NaSCO3
ठीक है, और प्लस NaHSO4, इस तरह का कंडीशन, ठीक है, ये वाला कंडीशन। तो फर्स्ट स्टेप में जितना मिली इक्विवेलेंट इसका होगा उतना ही ये होगा, दोनों सेम होगा, और इसका भी मिली इक्विवेलेंट क्या है, सेम। यही तो है लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंट, कि जो भी रिएक्टेंट या जो भी प्रोडक्ट है सबका मिली इक्विवेलेंट सेम होता है। तो पहले वाले जो NaSO3 न्यू बना है उसका मिली इक्विवेलेंट Na2CO3 के ओल्ड मिली इक्विवेलेंट से इक्वल होगा, और यही कितना होगा, H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट से इक्वल। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से, इसको मिटाएंगे तो स्टेप 2 में ये तो यहाँ से निकल जाएगा कि x कितना है, ठीक है, x कितना है वो हम बता देंगे। अब स्टेप 2 के लिए क्या होगा ये देखो, तो इन स्टेप 2 सेकंड स्टेप में, इन स्टेप 2 सेकंड स्टेप में, तो सेकंड स्टेप में क्या देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, टोटल नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaSO3 न्यू, ठीक है, नए वाले का, प्लस टोटल नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम NaSO3 ओल्ड, ये वाला दोनों कर रहे हैं, ये ओल्ड इज इक्वल टू क्या, n इंटू v, मतलब क्या 2.5 और इंटू 0.2। अब इसको हम लिख सकते हैं NaSO3 को Na2CO3, ये दोनों का सेम होगा, और इसका सेम होगा, ये और H2SO4, क्योंकि इसमें केवल यही किया है। तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 2.5 और इंटू 0.2, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा, प्लस ये क्या लिख सकते हैं y बाय ई का मतलब क्या होगा 84 बाय 1 और इंटू 1000 इज इक्वल टू, ये क्या देंगे 2.5 इंटू 0.2 यानी कि 0.5, ठीक है, 0.5। यहां से आप सॉल्व करके y निकाल दो, तो पहले वाले से x निकल जाएगा, दूसरे वाले से y निकल जाएगा। ये जो कंटिन्यूअस होता है बस यही स्टेप समझना होता है कि ये कितना मिली इक्विवेलेंट होगा, तो ये उतना ही होगा जितना ये है, क्योंकि इसी से बना है ना, और ये कितना होगा वो ये वाला होगा, इसके बदले डायरेक्ट ये लिख देंगे, ठीक है, ये लिख के और फिर इसका तो समझ रहे हैं, इसका तो ये निकल जाएगा। तो कंटिन्यूअसली हम इंडिकेटर का यूज करके भी उस मिक्सचर में मतलब Na2CO3 क्या है, Na2CO3 क्या है, ये सब फाइंड कर सकते हैं। राइट, तो यही इसमें समझना होता है। ये कंटिन्यूअस जब इंडिकेटर का यूज करेंगे तब यहाँ पे हम इस टर्म को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये वाले टर्म को यहाँ यूज कर सकते हैं। बाकी पहले वाले से तो ये निकल जाएगा ये कितना है, और इसको यहाँ डाल देंगे तो ये निकल जाएगा ये कितना है, हो गया, राइट। तो ये था डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन, या इसी को बोलते डबल टाइट्रेशन, 2 बार टाइट्रेशन करना पड़ा है ना, 2 इंडिकेटर डाल डाल के, इससे इसको इससे का नाम होता है डबल टाइट्रेशन। अब इसी में एक और आता है बैक टाइट्रेशन, उसको समझेंगे वो क्या है। बैक टाइट्रेशन से आप क्या समझते हैं, किसी को कोई दिक्कत होगा तो पूछना, ठीक है, तो ये तो रिवीजन चल रहा है कैसे क्या है। इसके बाद का जो टर्म होता है वो होता है बैक टाइट्रेशन, ये समझो क्या है। तो ये हेडिंग देते हैं बैक टाइट्रेशन, ठीक है, ये है तुम्हारा बैक टाइट्रेशन। अब ये बैक टाइट्रेशन क्या है इसको समझो ध्यान से। तो बैक टाइट्रेशन का मतलब है कि अगर हम एक वीक एसिड लें, ठीक है, बैक टाइट्रेशन का मतलब है कि अगर हम एक वीक एसिड ले लें, मतलब एक ब्यूरेट ले लिया सपोज, और यहाँ पे हमने डाल दिया वीक एसिड, सही है ना, ये CH3COH ले लिया,
ठीक है, कुछ वॉल्यूम ले लिया, और इसको अगर हम बेस से रिएक्शन करा रहे हैं, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे है तुम्हारा NaOH। अगर एसिड बेस रिएक्शन कराएंगे तो बोलता है क्या कि इसका एंड पॉइंट शार्प नहीं आ पाता है, जैसे कि मतलब डिफिकल्टी फील होती है इसको, जितना कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जब टाइट्रेशन कराएंगे तो उसका एंड पॉइंट एकदम शार्प होता है, ग्राफ की होता है, तो बहुत ज्यादा जगह का होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में। तो लोग हमेशा प्रीफर करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पे ही टाइट्रेशन कराएं, क्योंकि उसमें रीडिंग एकदम एग्जैक्ट आता है, मतलब बहुत कम से आपका मतलब वो मिलेगा फ्लक्चुएशन। तो वीक को लोग जनरली अवॉइड करते हैं। अगर वीक एसिड या वीक बेस उनको दे दे और बोले कि इसका टाइट्रेशन कराओ, तो लोग क्या करते हैं, वीक एसिड वीक बेस का चूंकि टाइट्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो लोग क्या जो वो क्या करते हैं कि नोन वॉल्यूम ऑफ वीक एसिड को NaOH में डाल दिया, पूरा का पूरा डाल दिया, बस ये पता चल गया कि कितना हमने वॉल्यूम डाला है NaOH का, मतलब ये एसिटिक एसिड का कितना वॉल्यूम हमने यहाँ पे डाला है, ठीक है, ये एक्सेस ले लिया, मतलब ये दिया 50 ml, तो ये 10 ml इसको मिक्स किया, ठीक है, मतलब ये एक्सेस में लेंगे, NaOH पड़ा हुआ है, तो NaOH जो लेंगे स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट वो लेंगे एक्सेस में, ठीक है, तो जितना एसिड बेस रिएक्शन करना होगा वो कर देगा। अब जो रिमेनिंग NaOH है, यहाँ पे लिख देते हैं रिमेनिंग NaOH, जो बचा हुआ रहेगा, हमको नहीं पता है कितना बचा हुआ है। अब फिर से ये जो आपका कोनिकल फ्लास्क है, इसमें कुछ NaOH है और कुछ एसिटिक सोडियम का सॉल्ट है, इसको फिर से टाइट्रेशन कराते हैं HCl से, ठीक है, ये क्या है HCl से ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेट कराएंगे, तो ये रिमेनिंग NaOH टाइट्रेट करेगा, NaOH टाइट्रेट करेगा इससे HCl से। अब ये देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अब इसका एंड पॉइंट बिल्कुल एक्जैक्ट आएगा। हमको निकालना है एसिटिक एसिड कितना है, लेकिन हम टाइट्रेशन करा रहे हैं HCl और NaOH के बीच, तो पहले क्या किया, एक्सेस NaOH लिया, उसमें एसिटिक एसिड पूरा का पूरा डाल दिया, ठीक है, अब जो भी NaOH रिमेनिंग है उस रिमेनिंग NaOH को HCl से टाइट्रेट करा दिया, तो हम बोल सकते हैं कि इसका तो एंड पॉइंट आ जाएगा, हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ NaOH मस्ट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ एसिटिक एसिड प्लस टोटल नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ HCl। मतलब डायरेक्टली ना टाइट्रेट करके हम बची हुई क्वांटिटी को अदर से टाइट्रेट करके निकालेंगे, और हमको पता है कि हमने कितना लिया था और यहाँ पता चल गया कि कितना रिमेनिंग है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, इसे बोलते हैं बैक टाइट्रेशन। मतलब क्या, निकालना कुछ और है, हमने एक्सेस लिया और रिमेनिंग को निकाल दिया, रिमेनिंग निकाल के जितना लिया था उससे माइनस कर देंगे, तो हमको बैक करके वो मिल जाएगा कि वो हमने कितना लिया था। तो यहाँ से हम बता सकते हैं क्या कि टोटल नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, टोटल नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या, दिस मस्ट बी इक्वल टू total number of milli equivalent, total number of milli equivalent of acetic acid, ये CCOH plus क्या, total number of milli equivalent of, total number of milli equivalent of ये आपका दूसरा एसिड HCl, तो टोटल एसिड से टोटल बेस ये पता है कि कितना दिया गया था स्टार्टिंग से, HCl पता है कितना यहाँ लगा है, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो इसका मिली इक्विवेलेंट पता चल जाएगा। इस तरह से इसी को फिनोमेना को बोलते हैं बैक टाइट्रेशन। तो दो बार टाइट्रेशन नहीं कराते हैं, एक बार पहले स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड को हम वीक के साथ कंबाइन करा देते हैं, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग वाला एक्सेस है, और वो जो रिमेनिंग बचा हुआ है स्ट्रॉन्ग, उसको काउंटर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेट करते हैं, और इस तरह से निकालते हैं, इस फिनोमेना को बोलते हैं बैक टाइट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, that is the total number of milligram of acetic acid, milli equivalent of CH3COH, मतलब निकालना CH3COH है, कर कुछ और है, कोई दूसरा टाइट्रेशन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या NaOH माइनस क्या टोटल नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl,
मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, ठीक है। राइट, अगर ये दे दे तुमको x/e और इंटू 1000, ठीक है, इज इक्वल टू वेट निकालना, ये दे दिया n इंटू बी कितना लगा है n1v1, ठीक है, n इंटू बी और इसका माइनस ये लगा देते हैं n2v2, ये x निकल जाएगा और यहाँ से हम क्या करेंगे f फाइंड करेंगे, ये कितना ग्राम एसिटिक। उसी तरह से कोई जरूरी नहीं कि अगर तुमको वीक बेस को कर रहे हैं तब, ऐसा भी तो हो सकता है, तो वीक बेस को कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे और उस स्ट्रॉन्ग एसिड का बचा हुआ पार्ट को स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट करा देंगे, तो टोटल स्ट्रॉन्ग एसिड ये जो मिलीकंट होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस, वो बेस से इक्वल होगा। बस ऐसे ही करेंगे कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग ये बेस दे दे वीक बेस, तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड से कराएंगे और फिर रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट कराएंगे, मतलब इंडिकेटर वगैरह डाल के। एक न्यूमेरिकल देखना इसको कैसा होता है। क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, क्वेश्चन है एन इंडाइजेशन टैबलेट, एन इंडाइजेशन टैबलेट, ठीक है, एन इंडाइजेशन टैबलेट was crushed was crushed up and an excess of HCl क्वेश्चन है आपके सामने, एक इंडाइजेशन टैबलेट है, उसको क्रश कर दिया गया और उसमें एक्सेस ऑफ HCl ऐड करके, उसके बाद रिजल्टिंग सॉल्यूशन वाज सैचुरेटेड अगेंस्ट 0.5 मोलर NaOH, तो उसमें कितना लगा है 25.8 ml NaOH लगा है, तो हमको बताना है कि CaCO3 का मास कितना है उस टैबलेट में, CaCO3 का वेट कितना है वो बताना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बैक टाइट्रेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो किस तरह से डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो एक टैबलेट है जिसको क्रश करके, मतलब टैबलेट में बेस है, क्वेश्चन से क्लियर की होगा कि CaCO3 उसके अंदर है और CaCO3 जो कि वीक बेस है, तो पहले क्या किया, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से टाइट्रेट किया, एक्सेस HCl से, मतलब मिक्स कर दिया, और जो रिमेनिंग HCl है उसको फिर हमने स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से टाइट्रेट किया, तो हमको बताना है कि कितना इसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, ठीक है।
तो इसमें जब देखेंगे तो कैसे करेंगे ये, राइट। ये देखिएगा तो क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ मिड इक्विवेलेंट ऑफ Fe, यही है ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ मिड इक्विवेलेंट ऑफ HCl will be equal to क्या, टोटल नंबर ऑफ मिड इक्विवेलेंट ऑफ क्या, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस दूसरा क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ मिड इक्विवेलेंट ऑफ क्या, तो NaOH, दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं क्या, तो N इंटू V, इसको लिखेंगे N इंटू V ऑफ HCl, तो कितना है N इंटू V फॉर HCl, ये लिख दिया, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मिड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये कितना होगा तुम्हारा, ये वाला हो जाएगा आपका X/E और इंटू 1000, क्योंकि वेट चाहिए, ठीक है, तो X/1000 प्लस फिर से क्या करेंगे NaOH का कितना है, तो NaOH का फिर से देंगे N इंटू V फॉर NaOH, उसके डाटा को डालिए, एक अननोन होगा उसको फाइंड कर देना, ये किसका था, ये था CS, देखो तो HCl का कितना है M और ये दिया हुआ, तो जो M रहे वही N रहेगा, क्योंकि अनफेक्टेड 1 है, 1 इंटू 25 इज इक्वल टू X, ये निकालना है, कैल्शियम कार्बन का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, अनफेक्टेड 2, बिकॉज कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज, तो 100 डिवाइडेड बाय 2, ये ऐसा कैल्शियम वेट और इंटू 1000, ठीक है, ये टोटल आ गए, प्लस फिर से N इंटू V, NaOH का कितना है, तो N तो वही रहेगा क्योंकि अनफेक्टेड फिर से 1, तो 0.5 और इंटू V कितना 25.8, ठीक है 25.8, तो इसको जब करेंगे कितना आएगा, 0 कैंसिल, ये 5, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 25 इज इक्वल टू 0 कैंसिल और ये कितना होगा 20x और प्लस 0.5 इंटू 129, 12.9, 12.9, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हेंस x इक्वल टू 20x इक्वल टू क्या देंगे 25 माइनस 12.9, हेंस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 12.9 डिवाइडेड बाय 20, तो सॉल्व करते मतलब ये आ जाएगा कितना आपका 0.1, ठीक है 0.1 और ये होगा 4 माइनस 2 2, 12.6, ठीक है, डिवाइड बाय 2 इक्वल टू कितना होगा 6.05 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 0.605 ग्राम, 0.605 ग्राम होता है, ये होता है बैक टेस्ट, जिसमें आपको एक जो होगा वीक एसिड या वीक बेस को हम लोग क्या करते हैं कि पहले स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से एक्सेस लेके उसको टाइट्रेट कराते हैं, और एक्सेस लेने के बाद जो रिमेनिंग रहेगा उसको हम फर्दर जो आपका होगा फर्दर जो मतलब अनदर कंपाउंड होगा उसको टाइट्रेट कराएंगे, उससे टाइट्रेट कराएंगे और इस तरह से निकालेंगे, तो ये बैक टाइट्रेशन का पार्ट, ये कंडीशन होता है, ठीक है। तो मतलब आपको यहाँ पे मैंने क्या दिया, एसिड दिया और 2 बेस को रिएक्शन कराया, जिसमें कि एक बेस वीक है एक बेस स्ट्रॉन्ग है, उसी तरह से आपको मतलब समझाया दूसरी तरीके से, आपको क्या किया कि आपको स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया था और 2 एसिड से कंबाइन करा रहा था, तो इस तरह का बैक टाइट्रेशन हम तब यूज करेंगे जब एसिड बेस टाइट्रेशन में जब एक वीक हो और दूसरा हम स्ट्रॉन्ग से कंबाइन करा के कर रहे हैं,
उसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट में भी बैक टाइट्रेशन होगा। इसमें क्या करते हैं कि कोई भी कंपाउंड को हम एक उससे कंबाइन करा के फिर अगला सपोज दैट कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको एक्सेस रिड्यूसिंग एजेंट से कंबाइन करा लेंगे, और जितना रिमेनिंग एक्सेस रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसको अनदर नॉन स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कंबाइन कराएंगे, और तब हम वहां से भी हम इसे करके दिखाएंगे। उसको नेक्स्ट क्लास में देखिए कैसे होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का कंडीशन क्या है। तो आज का इतना ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास इसको कंटिन्यू करेंगे। आज का इतना ही। हाँ, नेक्स्ट क्लास का होमवर्क जो भी आपका डीपीपी बचा हुआ है उसको करके आइएगा, ठीक है। जो भी डाउट्स होगा, 2 डीपीपी और बचे हुए, उस लास्ट दोनों डीपीपी को करके आना, वो आपका होमवर्क होगा। इसी पे खत्म हो जाएगा, फिर आप एटॉमिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज का इतना। थैंक यू सर। थैंक यू।